इतनी बारिश हो रही है लेकिन मतलब अगर पंखा बंद करके अगर आप वीडियो बनाना चाहो या कुछ भी काम करना चाहो, लेकिन पसीना बहुत आ रहा है। मतलब बारिश हो तो रही है लेकिन उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता अगर आपने पंखा अगर बंद कर दिया। अगर आपने पंखा या कूलर आपके पास है और अगर आप उसे कंटिन्यूसली चला रहे हो देन इट विल बी गुड, इट विल बी नाइस। बट अगर वो चीज़ नहीं है तो थोड़ा पंगा हो सकता है। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा डिस्कशन आप देख रहे होगे टीवी में, न्यूज चैनल्स में, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग या फिर ओवर पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के रिगार्डिंग, जो कि आज के टाइम में बहुत सारे एक्सपर्ट्स टीवी पे आ रहे हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी एक जगह बैठ रहे हैं और बहुत सारी बातें उसके ऊपर हो रही है, चर्चा बहुत सारी हो रही है। आखिर ये जो चर्चा हो रही है इसके पीछे कुछ रीजन है यार। पहला रीजन तो यह है कि हर एक साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है इस दिन तो मतलब पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बात करना बहुत जरूरी है। बाकी सारे दिन तो ऐसे ही चलता रहता है, अंट संट कुछ भी बातें। दूसरा पॉइंट यह है यार कि एक एलोन मस्क के द्वारा एक ट्वीट किया गया। दूसरा रीजन ये है यार कि एलोन मस्क के द्वारा एक ट्वीट किया गया जो कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब वायरल हो गया, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को जाहिर किया कि कैसे वो मतलब पॉपुलेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं लगातार बच्चे पैदा करके। और तीसरा जो पॉइंट है यार वो ये है कि इंडिया में बेसिकली ये जो मुद्दा है पॉपुलेशन का, ओवर पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन ग्रोथ का, ये और भी ज्यादा हाईलाइट तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण के दौरान बहुत सारी बातें ऐसी कही जो कि मतलब बहुत सारे विपक्ष के जो मंत्री थे उन्हें पसंद नहीं आया। और जब जाहिर सी बात है जब पक्ष विपक्ष आ जाते हैं तो भैया बहुत सारा फिर पॉलिटिकल गेम स्टार्ट हो ही जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है सस्टेन शो। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार पॉपुलेशन के बारे में, या फिर यूं कह लो ओवर पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आज बात करेंगे। जहां पर हम लोग ये जानेंगे कि रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वाले दिन, जहां पर इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई। इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर पास्ट में हमारी हिस्ट्री में क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए गए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के रिगार्डिंग, और उसका क्या क्या फिर बाद में इशू जाके बना, या फिर यूं कह लो कि कौन कौन से इशूज हमारे को देखने को मिले उन पर्टिकुलर पॉलिसीज या फिर उन पर्टिकुलर स्टेप्स को उठाने में। और साथ ही में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, और एट लास्ट हम लोग इस बारे में भी नजर डालेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन है तो है क्या। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं यार रिसेंट रिपोर्ट जो कि रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वाले दिन, जहां पर यह बताया गया कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा 2023 तक, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, और वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा, जो कि चाइना की जो जनसंख्या है आज के टाइम पे 1.426 बिलियन है। और जो ही अगर मैं बात करूं इंडिया की जो करंट पॉपुलेशन चल रही है वो चल रही है 1.412 बिलियन। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी नवंबर 2022 में, यानी इसी साल जो मिड का जो नवंबर रहेगा वहां तक, मतलब 15 नवंबर के आसपास बेसिकली एस्टिमेशन लगाया गया है कि हमारी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन तक की पहुंच जाएगी। और इसी ग्लोबल पॉपुलेशन को एस्टिमेशन लगाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि ग्लोबल पॉपुलेशन 8.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी 2030 तक, और 9.5 बिलियन पहुंच जाएगी 2050 तक। और जो बेसिकली इस पॉपुलेशन ग्रोथ का जो पीक रहेगा वो रहेगा 10.4 बिलियन, जो कि 2080s तक देखा जाएगा। और उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से स्टेबल हो जाएगी या फिर उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगी। बट आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और चाइना दोनों ही देश ऐसे हैं जहां पर 1.4 बिलियन लोग आज के टाइम पे रह रहे हैं, और दोनों कंट्री में मतलब उधर भी 1.4 बिलियन, इधर भी 1.4 बिलियन। और आज के टाइम पे जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 7.9 बिलियन की है। क्वेश्चन ये बनता है, अगर सिर्फ हम लोग अपने देश की ही बात करें, अपने इंडिया की ही बात करें, तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम लोग इतने सारे लोगों को सस्टेन कर पाएंगे? क्या हम लोग वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है, क्या इनको प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे? आज के टाइम पे जो हमारी यंग जनरेशन, उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या उनको हम जॉब प्रोवाइड, नौकरियां प्रोवाइड कर पाएंगे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ साथ चलते आ रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं। बट ये सब पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने से पहले यार एक बार थोड़ा पास में ही नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमारे को ये जानने को मिला कि आखिर हिस्ट्री में पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए, और उसके आसपास फिर वो कैसे उसका कुछ ड्रॉबैक सामने आया या फिर कुछ ऐसा इश्यूज सामने आया जो कि सही नहीं था। अपनी कंट्री के बारे में बात करेंगे, चाइना के बारे में बात करेंगे। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 36 करोड़ थी, जो कि आज के टाइम पे 1.42 बिलियन है, लगभग 141 करोड़ के आसपास। 1975 में जब इमरजेंसी घोषित किया गया तो उस समय जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, जहां पर संजय गांधी के द्वारा एक कैंपेन रन किया गया, जहां पर
उन्होंने कम से कम 10 मिलियन लोगों को, लगभग 1 करोड़ लोगों को स्टरलाइज किया गया। यानी कि अगर हिंदी में बात किया जाए तो 1 करोड़ लोगों को नसबंदी किया गया, और वो ऐसे लोग थे जो कि गरीब तबके से आते थे। ये जो स्टरलाइजेशन कैंपेन को चलाने के लिए लगभग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोन लिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और साथ ही में यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 2013 से 14 के बीच में लगभग 4 मिलियन लोगों को भी स्टरलाइज किया गया है, जिसमें से भारी मात्रा में जो लोग थे वो मेल जेंडर के थे। 2019 से 2012 के बीच में लगभग 700 से 1000 केस ऐसे देखे गए जहां पर लोगों की डेथ हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ दीज सर्जरीज। ये जो स्टरलाइजेशन के लिए जो सर्जरी की जाती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स या कुछ ना कुछ इसमें फेलियर हुआ, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई, और बहुत सारे लोग, लगभग 350 से 400 लोगों के जो फिजिकल हेल्थ है उस पे भी इस प्रकार की सर्जरी का बहुत बुरा इंपैक्ट भी पड़ा है। आज के टाइम पे यार बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे को भी अपना पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमारे को चाइना जैसी कोई पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, जहां पर चाइना ने एक पॉलिसी लेके आया था 1 चाइल्ड पॉलिसी का। बहुत सारे लोगों को इस पॉलिसी का ड्रॉबैक नहीं पता है। एक्चुअल में चाइना की इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के बाद बहुत बड़ी मात्रा में जेंडर इंबैलेंस देखा गया, जहां पर अगर हम लोग सेक्स रेशो की बात करें तो 122 मेल इज टू द रेशो ऑफ 100 फीमेल देखा गया, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा जेंडर इंबैलेंस माना जाता है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में फीमेल फर्टिसाइड के भी केसेस सामने आए, जहां पर जो फैमिलीज थे, जो चाइना में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो फैमिलीज थे, उनका यह मानना था कि भैया अगर बच्चा पैदा हो रहा हो तो वो लड़का ही पैदा हो, अगर लड़की होगी तो उसका अबॉर्शन करा दिया जाएगा। लेकिन लोगों को यही नहीं पता यार कि विदाउट गर्ल्स, विदाउट औरतों के बिना भैया दुनिया कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। इसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग ये भी देखने को मिला कि भैया वहां पर ब्राइड प्राइस प्रैक्टिसेस होने लगी है। दैट मींस कि अगर आपको मतलब शादी करनी है तो आपको एक पर्टिकुलर लड़की को से शादी करने के लिए उसको बहुत बड़ी मात्रा में पैसा देना होगा और उसको खरीद लेना होगा एक तरीके से। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि वो जो लड़कियां थी, वो जो पैसा एक बार आ जाने के बाद वो भाग जाती थी। और इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए चाइना ने अपनी ये जो पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया 2015 में, विच कन्वर्ट्स इनटू 2 चाइल्ड पॉलिसी। बट कहीं ना कहीं अगर आप सोचो तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वॉयलेशन नहीं है कि आप किसी का एक रिप्रोडक्टिव राइट भी छीन रहे हो। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का, बहुत सारे बुद्धिजीवियों का ये भी मानना कि एक जो बेसिक राइट है ह्यूमंस का रिप्रोड्यूस करना, वो उस पर भी कहीं ना कहीं बाउंडेशन लग रहा है। आफ्टर ऑल इंडिया में भी ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस की गई जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की नसबंदी की गई। क्या उसका कोई फल निकला? क्या उसका कोई इंपैक्ट निकला? आज के टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन क्या डाउन हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इट्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। तो यहां पर ये एक पॉइंट थोड़ा समझा जा सकता है कि अगर आप किसी प्रकार का बाउंडेशन लगाने की कोशिश कर रहे हो तो उसका भी कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर यार कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आपके सामने रखना चाहूंगा, जहां पर यह पता चलता है कि भैया 1950 में जो इंडिया की फर्टिलिटी रेट थी वो 5 की थी। दैट मींस इंडिया में रहने वाली जो औरतें हैं वो लगभग अपनी जीवन काल में 5 बच्चों को जन्म देती थी, जो कि आज के टाइम पे अगर 2021 की NFHS डाटा के अनुसार वो 2.3 हो गया है, यानी रिड्यूस हुआ है। जो कि आगे चल के अगर 2050 तक की बात करें तो वहां पर जो फर्टिलिटी रेट होगा इंडिया का ऑन एन एवरेज वो 2.1 का होगा। दैट मींस कि हमारी कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट है वो दिन ब दिन कम हो रहा है। बट यहां पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक ये बनता है कि आखिर ये जो फर्टिलिटी रेट अगर कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा है, लगभग देखा जाए तो हाफ से भी कम हो गया है, तब भी हमारी जो कंट्री है उसका जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ क्यों रहा है? बहुत सारे लोग के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो पंगा ये है यार कि ये पंगा तो कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश का जो मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हुआ है। बहुत सारे आज के टाइम पर जो टेक्निक्स आई हैं, टेक्नोलॉजीज आई हैं, जिसके कारण लोगों की जो सर्जरी, लोगों का जो इलाज हो रहा है उसमें इतनी अच्छी हमने महारत हासिल की है कि आज के टाइम पे लोगों की जो लाइफ, जिस कारण आज के टाइम पे लोग जो है वो ज्यादा लंबे समय तक जी रहे हैं। इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए यार कि 1990 के दौरान जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया में वो 64 ईयर्स ऑफ एज की थी, जो कि आज के टाइम पे बढ़कर अगर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वो 72 ईयर्स 7 मंथ की हो गई है, जो कि आगे चल के एस्टिमेट किया जा रहा है कि 77 ईयर्स की हो जाएगी बाय 2050। यानी लोग लंबे समय तक जी रहे हैं बिकॉज ऑफ द गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, विच इज अ गुड अचीवमेंट, आई थिंक सो। और इसी को अगर थोड़ा पॉलिटिकल इसमें तड़का दिया जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है यार कि मतलब किसी एक धर्म में ज्यादा लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी एक धर्म में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसके कारण जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है। NFHS की रिपोर्ट के अनुसार हर एक रिलीजन में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक रिलीजन में जो फर्टिलिटी रेट है वो कहीं ना कहीं डाउन ही हुआ है। समझिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा ये समझने की घुसने का, क्योंकि लोग समझने की क्षमता नहीं है। करंटली अगर हम लोग राज्यों के हिसाब से बात करें यार तो बहुत सारे स्टेट में जो फर्टिलिटी रेट है वो डाउन देखने को मिला, यानी 2.1 जो आइडियल फर्टिलिटी रेट है उससे डाउन ही देखने को मिला कुछ स्टेट्स को छोड़कर। वो स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, मेघालय, मणिपुर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां पर अभी भी
जो 2.1 से ऊपर की फर्टिलिटी रेट चल रही है। बेसिकली 2.1 का जो टारगेट इसलिए लिया जाता है यार कि मतलब ऑन एन एवरेज बोला जाता है कि 2.1 का मतलब 2 बच्चे, 2 आदमी हैं, 2 बच्चे उन्होंने पैदा किए, मतलब एक मेल और फीमेल ने मिलकर 2 बच्चे पैदा किए। लेकिन उसके साथ साथ एक बच्चे का और गुंजाइश रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की डेथ हो जाती है किसी कारणवश। तो आखिर 2 लोगों के नीचे यानी 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, दैट मीन्स कि बैलेंस बन रहा है, ठीक है, या 3 भी हो रहा है तब भी ठीक है। बट इसी को अगर दूसरी नजरिए से भी देखा जाए कि जहां पर अगर मान के चलो 2 लोग हैं, हमने पेयर बनाया एक लड़का और एक लड़की का, जैसा 10 लोगों का एग्जाम्पल लिया गया और यानी 5 पेयर बने। अब वो 5 पेयर बन के अगर उन्होंने 5 पेयर ने अगर एक बच्चा ही पैदा किया, दैट मीन्स 5 बच्चे नीचे पैदा हो रहे हैं। दैट मीन्स कि वो जो 10 लोगों का जो पॉपुलेशन था वो अचानक से घटकर फिर 5 में आ गया, तो विच इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके कारण फिर पॉपुलेशन बहुत जल्दी डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में वो हाफ होने लग जाएगी, जो कि सही नहीं है, समझ गए। तो इसलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए दैट मीन्स कि 2 लोग ऊपर, तो उनके बच्चे भी एटलीस्ट 2 होने चाहिए, यानी हम 2 और हमारे 2। बट जो ही अगर हम लोग बात करिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ की डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के ऊपर, तो ये आज के टाइम पे भी डिबेटेबल है बहुत, मतलब इसमें सोच विचार चलता रहता है कि क्या इसका ये सच में कुछ फायदेमंद है या नहीं है, या इसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, या फिर इसका कुछ फायदा ही फायदा है। ये क्वेश्चंस आज भी मतलब डिबेट इसमें किया जा सकता है, या इस पर अभी भी प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल चल रही है, आप यूं कह सकते हो। तो आइए अब समझते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पॉपुलेशन ग्रोथ और ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन तो नहीं है अभी पॉपुलेशन ग्रोथ ही बढ़ा जा रहा है, तो दैट मींस आओ थोड़ा उसी के ऊपर नजर डालते हैं यार। तो सबसे पहले अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें यार, तो आज के टाइम में बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूमरेबल, यानी बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करने वाला देश एक बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में है, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में चांसेस ये भी है कि इन्वेस्टमेंट आए, बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज है वो यहाँ के पॉपुलेशन को देखते हुए वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें इंडिया में, ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ इंडिया की जो 65% जो पॉपुलेशन है वो यंग एज की पॉपुलेशन विद द मीडियन एज ऑफ 28 ईयर्स ऑफ एज। मीडियन एज बोले तो मतलब 28 साल के ही आसपास लोगों की एज है, या तो आस या तो पास। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% जो ग्लोबल वर्कफोर्स आएगा 2030 में वो इंडिया के द्वारा आएगा, विच इज अ गुड थिंग, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडियन जनरेशन के लिए, इंडियन यंग जनरेशन के लिए, जिसको आप थोड़ा सा अगर अलग ढंग से देखो तो इंडिया एक बहुत बड़ी मात्रा में मैन फोर्स प्रोवाइडर भी बन सकता है, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के पास हाईएस्ट वर्किंग एज रेशो है 2021 से लेकर 2041 के बीच में। दैट मींस 2021 से 41 वाला जो पीरियड है वो एक तरह से गोल्डन पीरियड है, जहां पर जिसका मतलब ये है यार कि हर एक 3 में से 1 बंदा मतलब काम करने के काबिल है हमारी पॉपुलेशन में, विच इज गुड थिंग। बट क्वेश्चन यहां पर ये भी बनता है ना यार कि क्या हम लोग ये जो मैन फोर्स है इसको हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, या फिर ये हमारे ऊपर से बर्डन ही बन के रहेगा, ये भी समझना जरूरी। और यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है आज के टाइम पे अराइज हो रहा है कि आखिर कैसे हम लोग अपनी मैन पावर को यूटिलाइज करें। तो इसी इश्यूज को समझते हुए यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है उसको हमारे को डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट करना होगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जहां पर यंग जनरेशन की ज्यादा तादाद हो गई है और जो बूढ़े लोग हैं उनकी कम तादाद हो रही है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि भैया हमारे को हमारे पॉपुलेशन को हमारे ऊपर बर्डन नहीं बनाना है, उन्हें अपॉर्चुनिटी बनाना है। कैसे बनाएंगे ये समझने वाली बात है, जहां पर अगर मान के चलो ज्यादा लोग हैं तो यानी ज्यादा मैन पावर है, ज्यादा मैन पावर है दैट मीन्स कि हमारे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, यानी मोर ग्रोथ दैट मीन्स आवर इकोनॉमी विल गो हाई एंड हाई। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने यंग जनरेशंस को सही तरीके से यूटिलाइज करें, उनके जो स्किल्स है अगर उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा तभी होगा ये। यहां पर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं चाइना से। चाइना ने क्या किया, चाइना के पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन था, यंग जनरेशन का भी ओल्ड एज जनरेशन का भी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भैया आज के टाइम पे अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है। बहुत बड़ी मात्रा में ये जो यंग जनरेशन है वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं एज अ वर्कर, एज अ स्किल्ड वर्कर। तो यहां पर हमारे को ये समझना जरूरी है कि हमारे को हमारी जो यंग जनरेशन है उनको स्किल्ड वर्कर बनाना कंपलसरी हो जाना चाहिए। आज के टाइम पे यार डिजिटल रेवोल्यूशन आ रखा है, तो डिजिटली जो मतलब स्किल्स चाहिए उनको एनहांस करने के लिए सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और जो ही अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो भैया सिंपल सा है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा गरीबी। लोगों की फैसिलिटीज नहीं, आज के टाइम पे लोगों के पास जॉब नहीं है, कैसे वो अपना पालन पोषण कर पाएंगे, कैसे वो अपने बच्चों को खिला पाएंगे, कैसे अपने घर को चला पाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सिंपल सा है, ज्यादा लोग होंगे तो क्लाइमेट कंडीशंस भी बहुत ज्यादा चेंज होंगी, ज्यादा लोग
ज्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिट है। जस्ट फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे 40% ही लोग साफ पानी पी पाते हैं। आज के टाइम पे अगर ज्यादा लोग यानी ट्रैफिक ज्यादा, भीड़ ज्यादा, कार्बन एमिशन ज्यादा, सिंपल जाहिर सी बात है लोग ज्यादा रहेंगे तो उनको रहने के लिए बड़ी बड़ी जगहें भी चाहिए होंगी, लैंड भी चाहिए होंगे। दैट मीन्स इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस भी होंगे, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ भी काटे जाएंगे। तो ये सब चीजें तो सब हमारे सामने है यार, ये सब मतलब किसी से छुपा हुआ नहीं है। बट द फैक्ट इज कि हम लोग ये सब बात तभी करते हैं जब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आता है। बस एक दिन का दिनचर्या, उसके बाद कोई बात नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है जब इतने सारे लोग मिलेंगे, इतने सारे लोग जब एक जगह रहेंगे तो सबकी मानसिकता अलग है, तो सोशल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ेंगे, जो कि देखने को मिलता ही है भैया। कोई ना कोई लोगों को बहाना चाहिए आज के टाइम पे लड़ने के लिए एक दूसरे से। तो आखिर इसका सॉल्यूशन है तो है क्या? आफ्टर ऑल वी नीड टू डिस्कस लाइक व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम। लाइक क्या सॉल्यूशन आखिर है तो है क्या? एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, लोगों को भैया एजुकेट करना स्टार्ट करें। यही एक सबसे सरल, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है इसका। अगर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर थोड़ा स्टेबल करना है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर कंट्रोल करना है तो हमारे को लोगों को बहुत सारी जानकारियां बतानी होंगी, एक दूसरे के बॉडीज के बारे में, मेल एंड फीमेल की बॉडीज के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं उसके बारे में बताना होगा, जो कि आज के टाइम पे लोगों को नहीं पता है। पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है, जो गांव देहात के लोग हैं उनको तो छोड़ो आप। आज के टाइम पे जो बायोलॉजी के टीचर्स हैं, जब बायो का और सेक्स एजुकेशन की बात आती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने की बात आती है, तो सारी इंग्लिश उधर ही घुसा देते हैं सबको, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो अगर यही सारे स्टेप्स को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसको सही तरीके से हम लोग यूटिलाइज भी कर पाएंगे, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उससे हम लोग थोड़ा बैलेंस में भी कर पाएंगे। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बताना चाहूंगा कि जब तक मैं आप पूरा ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूं तब तक मैं लगभग 250 से 350 लोगों का जन्म और हो चुका है। सो थिंक अबाउट इट, ये जरूरी है। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इस वीडियो को शेयर करें। आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ये जो पॉपुलेशन का जो टॉपिक, इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। आप क्या सोचते हैं, आपके पास कुछ सॉल्यूशन है तो प्लीज लिखो, बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जानने को मिलेगा, मुझे जानने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।